लोग ध्यान दें। इन लोगों को मैं तबले के बारे में क्या कह सकता हूँ। फरिश्ते जहाँ पाँव रखते हिचकिचाते हैं, मूर्ख वहाँ सरपट दौड़ लगाते हैं। तो मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ बेशक, लेकिन मूर्ख भी नहीं हूँ। तो मुझे मालूम है कि यहाँ सांस भी आहिस्ते लेनी है। ये ऐसे उस्तादों का मामला है, इतना गंभीर, इतना मानीखेज कि एक शब्द से भी अर्थ का अनर्थ हो जा सकता है। तो मैं अपनी सीमाएं पहचानता हूँ, मैं अपनी सीमाओं के भीतर रहने की कोशिश करूँगा। विषय स्पष्ट है। मैं भूल गया सबसे अंत में अंतर अनुशासनिक अध्ययन को अमल में ले आने का किरदार जिस साहसिक नेत्री ने, जिस व्यक्तित्व ने उठाया है, हमारी अत्यंत सामान्य प्रोफेसर विद्या परांजपे जी, वो बहुत ध्यान से बनारस की घटनाओं को देख रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और उसमें शामिल हैं। वो बार बार इनवाइट कर रही हैं चीज़ों को। शहर और शहर का ज्ञान केंद्र जो है, उसके बीच पुल बना सकना कभी आसान नहीं रहा। 1916 से आज तक एक खास तरह की वक्रता, एक खास तरह का द्वंद्व है शहर और विश्वविद्यालय के संबंध में। उसको हर स्तर पे हल करना होता है, और उसके लिए बहुत साफ मन और दिल चाहिए। तमाम अंतर्दृष्टि और बौद्धिक कौशल के बाद भी वो मिला है हमें, हमारा सौभाग्य है। पितृपक्ष है, और पूर्वजों के चराचर में, प्राणी मात्र में, कभी कौवे में, कभी श्वान में, कभी गाय में, उनकी उपस्थिति की आहट का आरोप करके उनको कुछ न कुछ खिलाना है, उनसे कहना है कि ऐसे ही हमारे पास बने रहो। और संयोग देखिए कि नगर के बिल्कुल दक्षिण में एक तरफ हम पंडित अनोखे लाल जी, पंडित शांता प्रसाद जी और पंडित किशन महाराज जी को याद कर रहे हैं। हमारे आदरणीय ललित भैया भी आ चुके हैं, प्रणाम। और नगर के बिल्कुल उत्तर में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद बड़े का आयोजन चल रहा है। तो जो साहित्य के पूर्वज हैं और संगीत के, दोनों का आह्वान कर रहा है ये शहर, दोनों को पुकार रही है ये सभ्यता। इतने से स्पष्ट है कि हम अभाव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ना कि अभाव ही विभाव बन जाता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बार बार कहने से नहीं जो है उपस्थित हो जाता है। नहीं है। अभी पंडित राजेश्वर आचार्य जी ये कह के गए हैं कि इसकी अनादिता और इसकी अनंतता पर आप यकीन कीजिए। इस अभाव में पीड़ित मत रहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है। सब कुछ कभी भी समाप्त नहीं होता। एक फिनिक्स पक्षी होता है, उसको पुनर्नवता का अभिशाप मिला हुआ है। वो अपनी ही राख से जीवित हो जाता है, अगिन पाखी जिसको कहा जाता है। उसके पंख जल जाते हैं, ग्रीक मिथकों में आता है वो, और अपनी ही राख से जिंदा हो जाता है। तो ये शहर जो है, जहाँ हरनिश मणिकर्णिका की आग जल रही है, वो रोज प्रतिक्षण अपनी प्रतिदिनता में, अपने रोजाना के रियाज में अपनी ही राख से जी उठने वाला शहर है। और बनारस के तबले की क्या बात की जाए। बनारस का तबला एक बहुत मोटे कान वाले व्यक्ति की तरह, जिसके कान बहुत मोटे हैं, जिसको मोटा मोटा सुनाई देता है, बारीक नहीं, मैंने पाया है कि वो उपज का तबला है। मैंने ये पाया है कि वो, और ये बातें मुझे पता है कि बहुत दोहराई जाएंगी, हम लोग मंत्र की तरह सुनते हुए इसको बड़े हुए हैं, वो चारों पट का तबला है।
और बनारस अंग की जो गायकी है वो उससे प्रतिकृत होता हुआ तबला है। आप सोलो वादन ध्यान से सुने तो ये बिल्कुल पा लेंगे कि वो आलापचारी की तरह से आगे बढ़ता है, मानो जैसे आलाप करते हुए गायक आगे बढ़ता है स्थाई में, वैसे ही। और गुरु के आशीर्वाद और रियाज की असंभव लगती गाथाओं के बीच बनारस का तबला एक बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रत्युत्पन्न मति का तबला है। मतलब अचानक आपके सामने कोई घटना घट जाए तो उसका क्या उत्तर है आपके पास, अचानक। और उस बनारस के तबले के पास उसका उत्तर है। अचानक सितार वाला कोई हरकत करता है, कोई लाजवाब सर्जनात्मक चेष्टा, तो उसका तबले के पास उत्तर देने का रियाज है। तबले में उसकी प्रतिगति संभव है, उसका प्रतिक्रिया संभव है। यही है बनारस का तबला अपने सर्वोत्तम अर्थों में। और इसको अलग अलग शिल्पों में सबको पता है। पंडित राम सहाय जी के परिवार से निकल के वो कुछ परिवारों में, और उन कुछ परिवारों से पुनः पंडित राम सहाय जी के परिवार में, और पुनः फिर नदी की धारा की तरह वो बढ़ता हुआ इस समय दिग दिगंत तक फैला हुआ है। और उसका इतना असर है कि अगर आप थोड़ा सा भी उत्स की ओर लौटने का आपका स्वभाव है, किसी बोल का, किसी खास तरह की चाल का डीएनए फाइबर आप चेक करें, तो आप पाएंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन तक में उसके सिम्टम्स खोजे जा सकते हैं, वहाँ भी वो दिखाई देता है। तो उसकी सर्वव्याप्ति पर, उसके सर्वभूतांतरात्मा होने पर कोई शक किसी को नहीं है। तो जो तबला पूरी दुनिया बजा रही है, उसके लिए क्या चिंतित होना है? तो चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई क्राइसिस है, कोई संकट है, तो उसको पहचान लेना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि संकट शुरू ही होता है पहचान से। अगर आप संकट को पहचानेंगे नहीं तो कोई संकट नहीं है। मेरे पेट में अगर पथरी है और मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगा तो पथरी नहीं है। लेकिन पथरी है तो जांच करानी होगी, और जब जांच होगी तो कुछ अप्रिय तथ्य भी सामने आएंगे। और जब अप्रिय तथ्य सामने आएंगे तो निरी भावना से या निरी श्रद्धा से काम नहीं लेना होगा। किसी के मन में कोई कंटेम्प्ट नहीं है, इतना जान लीजिए। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरे मन के आसमान पर कोई बादल नहीं है। मैं बिल्कुल निरभ्र होकर ये बात कह रहा हूं। अगर बनारस घराने की सर्जना भूमि के रूप में बनारस की इयत्ता को कोई ठोस साक्ष्यों के आधार पे कभी चैलेंज कर रहा है, तो हमारी ज़रूरत है उसको ध्यान से सुनने की। हम उसे सुने और समझने की कोशिश करें कि खाली वो किसी कुंठा में, जोश में, अज्ञान में ऐसी बात कह रहा है कि वाकई उसके पास कोई अंतर वस्तु है। समय समय पर बनारस घराने की तबले की श्रेष्ठता के बारे में विमर्श हुआ है, आप सब उससे परिचित हैं। बहुत स्वास्थ्यप्रद, बहुत बढ़िया विमर्श, और सोशल मीडिया पर रायते की तरफ है जाने वाला तनिक कटु विमर्श भी। बनारस ने बहुत साहस के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ उस कटुता का भी सामना किया है। और उस कटुता में जो प्रश्न निहित थे, खोज खोज के कीचड़ में से उन प्रश्नों का जवाब निकाल करके भी देने की कोशिश की है। मतलब बातचीत को खराब हो जाने से बचाना भी हमारा दायित्व है। आप देखिए कि अगर सब कुछ हो चुका है, इस महानता को स्थापित करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। वो कालजयित्व जो है स्थापित है स्वयं पंडित अनोखेलाल जी का, पंडित शांता प्रसाद जी का, पंडित किशन महाराज जी का। और उनका हमारे पास एक मुश्किल है मैम, कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कायदे से बनारस के संगीत का या किसी भी घराने के श्रेष्ठ संगीत का। उसकी वजह ये है कि विश्वविद्यालयों से बहुत जानदार, बहुत ज़बरदस्त बौद्धिक संवाद जो है घरानों का नहीं हो पाया। उसकी वजह चाहे जो भी रही हो।
और 1960 के पहले की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हमको नहीं मिलती। 50-60 के आसपास की, अगर मैं गलत हूँ तो वर्ष सुधारा जा सकता है। और पहले की भी रिकॉर्डिंग प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स की निजी संग्रहों में हैं लोगों के पास। 1925 के बाद से बहुत क्लियर नहीं है। तो आपको मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट पर जो इतिहास है वो 100 साल तक की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बाकी सब बातें हमने सुनी हैं या लिखी हुई पढ़ी हैं जो सच है। तो अगर सब कुछ हो चुका है तो नया तबला वादक क्या करेगा? जो इस समय बजा रहा व्यक्ति है, जो आज बजाएंगे, वो ऐसा क्या बजाएंगे? हम आदरणीय पंडित राजेश्वर आचार्य जी की तरह, अगर मेरे भी पांव दो संसारों में हैं, एक पांव साहित्य में और दूसरा पांव संगीत में। अब वो कितने हैं और कैसे हैं ये छोड़ दीजिए, लेकिन हैं। तो साहित्य में परंपरा पर उस रेडिकली उसको रप्चर कर देना, सबवर्जन कर देना एक मूल्य माना गया है आधुनिकता के बाद से, आधुनिकता के उद्भव के बाद से, यानी 19वीं सदी के मध्य से हिंदी में। और संगीत में परंपरा पालन को एक मूल्य की तरह बरता गया है। दो अलग अलग संसार हैं, एक में परंपरा पालन मूल्य है और दूसरे में परंपरा को विभाजित कर देना मूल्य है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, टी.एस. इलियट का एक निबंध है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा। तो एक वैयक्तिक प्रतिभा जो है, एक मनुष्य की अपनी प्रतिभा, उसका अपना लाघव जो उसने बेशक परंपरा से ही कमाया है, परंपरा से उसको उत्तराधिकार में, उपहार में मिला है, वो कैसे फंक्शन करता है किसी परफॉर्मेटिव आर्ट में, किसी प्रदर्शनकारी कला में, या पल भर को हम साहित्य को भी अगर प्रदर्शनकारी कला मान ले गुरुजी, तो उसमें इलियट एक रूपक गढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले से ही किताबें रखी हुई हैं, मतलब शेल्फ का जो आकार है वो पूरा का पूरा पुस्तकों से भरा हुआ है, एक शेल्फ है। और तब से एक नई किताब मैं खरीद कर ले आता हूँ जो बहुत ज़रूरी किताब है। अब उसको रखने की जगह जो है वहाँ बन नहीं रही है सीधे से, तो मुझे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जो पुराना वाला सेटअप है, जब मैं नई किताब रखने उसमें जाऊँगा तो उसको कुछ न कुछ जगह वहाँ बनानी होगी। इसे ठेले के पड़ी हो, मन निकाल के कैसों अंदर डालना पड़ी। तो ये जो संकट है, ये जो बात है, तो परंपरा एक नई वैयक्तिक प्रतिभा, सर्वथा ताज़ा प्रयत्न, अपने सर्जनात्मक हस्तक्षेप से, ये नहीं कि खुद को ही बदलता है, वो परंपरा में भी परिवर्तन कर देता है। परंपरा भी बदल जाती है, हम परंपरा को बनाते हैं और हम ही हैं जो परंपरा का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो हम ही लोग हैं, जो होना है वो हमारे ही हाथ से होना है, इतना जान लीजिए। वो केदारनाथ सिंह की एक छोटी सी कविता है, कभी छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, और पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोक दूं। तो तुलसी के बिरवे भी लगे हुए हैं और बरगद छतनार बढ़ा है, तो नन्हा गुलाब लगाने की जगह खोजना और उसे पुष्पित पल्लवित करना, ये हमारा अपना नैतिक दायित्व है, परंपरा से अर्जित शक्ति के आलोक में। मेरे ख्याल से मुझे इतना ही कहना चाहिए, क्योंकि जो बातें आपको आगे सुननी हैं वो सीधे सीधे प्रैक्टिशनर्स से सुननी है, जो करते हैं। तुलसीदास कह गए हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। ये विश्व कर्ता ने बनाया नहीं है, रचा नहीं है, किया है। मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर ने दर्दो गम जमा करके दीवान लिखा नहीं। लिखना एक एलियन क्रिया है, वो परीक्षाओं में लिखा जाता है, और बनारस जो है करने वालों की जगह है। हाँ।